हेलो बच्चों, नमस्कार। पढ़ाई कैसी चल रही है भैया? तबीयत आपकी सही है? पढ़ाई और तबीयत इन दोनों का ही ध्यान रखना है आपको, है ना? और पढ़ेंगे और तबीयत का भी ध्यान रखेंगे। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर, यानी इलेक्ट्रॉन आदान माने लेना और प्रदान माने देना। ठीक है, पिछली कक्षाओं में हम ये पढ़ चुके हैं कि एक जो परमाणु होता है, क्या होता है बच्चों? ये परमाणु बना दिया मैंने। परमाणु के मध्य में क्या है? ये नाभिक है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। इनकी कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इनमें चक्कर लगाते हैं। समझे? इसी तरह से दूसरा परमाणु हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लेता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक ले रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। ठीक है, अब इसने लिया, इसने दिया, तो हो सकता है बाद में जब इन दोनों, इसने दिया और इसने लिया, तब तो इन दोनों ने आपस में क्या बना लिए? बंध बना लिए, आपस में जुड़ गए। ठीक है, जैसे मानो ये है हाइड्रोजन का परमाणु, ये मानो क्लोरीन का परमाणु है। हाइड्रोजन का परमाणु है और ये क्लोरीन का परमाणु है। ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। इन दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन लिए और दिए तो क्या बन गया? दोनों मिल गए, क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, HCl बन गया। लेकिन जब ये अब तो एक है, बंध बना हुआ है, अगर जब बंध टूटेगा, ये दोनों अलग अलग होंगे, तो इसने जिसका लिया उसको वापस कर देगा। सही बात, गलत बात है? तो एक परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है और एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाला परमाणु कौन होता है? धनायन होता है, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला परमाणु कौन होता है? ऋणायन होता है। ठीक है बच्चों, ये अपन पहले से जानते हैं 9वीं क्लास में। अब हमको ये देखना है ऑक्सीकरण किस तत्व का होगा। ठीक है, तो समझना है, हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन की 5वीं अवधारणा या 5वां आधार है परिभाषा का, ऑक्सीकरण के आदान और प्रदान के आधार पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ऑक्सीकरण की क्या परिभाषा है, ऑक्सीकरण क्या है? तो बच्चों देखेंगे, यानी वे अवक्रियाएं जिनमें कोई तत्व या परमाणु या अणु या आयन, यानी जिस अवक्रिया में कोई तत्व या कोई परमाणु या कोई अणु या कोई आयन, इलेक्ट्रॉन, क्या चाहिए बच्चों? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है। क्या करता है? त्यागता है। उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। यानी जिन अवक्रियाओं में कोई तत्व या कोई परमाणु या अणु या आयन, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, उनका ऑक्सीकरण होता है। और वे अवक्रिया क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण अवक्रियाएं। ठीक है, तो वे अवक्रियाएं जिनमें एक तत्व या कोई परमाणु या कोई अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है, वे अवक्रियाएं ऑक्सीकरण अवक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर हो गया? यानी जिस अवक्रिया में क्या होता है, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, या कोई परमाणु त्यागता है तो भी उसका ऑक्सीकरण होगा। अगर कोई अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका ऑक्सीकरण होगा। कोई आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका भी क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, और जिस अवक्रिया में कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है वह अवक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अवक्रिया। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखेंगे, उदाहरण के लिए
जैसे माने सोडियम है, सोडियम तत्व है, सोडियम तत्व के बारे में आप जानते हैं 11 परमाणु क्रमांक होता है, 2 8 1 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से सोडियम परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन त्यागे, और कितना इलेक्ट्रॉन त्यागे, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ठीक है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो बच्चों ये हो जाएगा क्या, धनायन। क्योंकि मैंने बताया कि जो परमाणु जो होता है, तत्व जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनायन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है, ऋणायन। तो यहां पर सोडियम परमाणु ने क्या किया है, सोडियम ने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसलिए इस पर धनावेश का मान क्या हो गया, 1 धनावेश। ठीक है बच्चों। इसी तरह से अगर मान लो लोहा है और इस पे धनायन 2 है, धनायन +2 पहले से ही है, इसका मतलब है लोहा ने पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं, त्याग रखें। अब ये लोहा क्या कर दे, ये बच्चों लोहा 1 इलेक्ट्रॉन और त्याग दे, तो बच्चों बताओ यहां पर क्या आवेश आएगा, यहां पर आएगा धनावेश 3। क्या आएगा, धनावेश 3 हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से धनावेश है, 2 धनावेश हैं इस पे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया तो आवेश का मान और बढ़ गया। ठीक है बच्चों। इसी तरह से देखेंगे क्लोरीन, क्लोरीन परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, माने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया इसने, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। सॉरी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, यहां क्या करेगा, त्याग करेगा। ये पहले से ही ऋणायन है, इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, ठीक है, ऋणायन है ये। और अगर इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसका ऋणावेश क्या हो जाएगा, खत्म, और ये क्या हो जाएगा, उदासीन। ठीक है बच्चों। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा था पहले से, किसी से इलेक्ट्रॉन ले रखा था, तभी क्या है, माइनस। अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, त्याग दिया, तो इसका माइनस जो आयन है वो नहीं रहेगा। किसी से लिया इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर दिया इसने, वापस कर दिया है, अब ये क्या हो गया है, आवेश रहित हो गया, ठीक है, उदासीन हो गया। ठीक है, यानी इस पर जो ऋणावेश था वो ऋणावेश का मान घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है बच्चों। तो हम यहां देख रहे हैं सोडियम एक उदासीन परमाणु है। क्या है, उदासीन परमाणु। अगर उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागे तो वो धनायन हो जाएगा। धनायन परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन त्यागे तो उस पर आवेश का मान, धनावेश का मान और बढ़ेगा। और ऋणायन अगर परमाणु क्या करे, इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो उसका जो ऋणायन है, जो कह सकते ऋणावेश है, ऋणावेश वो क्या करेगा, घटेगा। ठीक है। धनायन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा, धनावेश बढ़ेगा। और ऋणायन अगर इलेक्ट्रॉन त्यागे तो ऋणावेश घटेगा। ठीक है बच्चों। इस तरह से सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, सोडियम धनायन हुआ। लोहा ने, जिस पर धनावेश 2 है पहले से, इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो धनावेश और बढ़ गया, 3 हो गया। क्लोरीन ने अगर ऋणावेश, क्लोरीन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो इस पर ऋणावेश का मान घट गया। ठीक है बच्चों। तो इन सभी तत्वों ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया है। तो यहां पर सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है, यहां पर लोहा का फेरस से फेरिक में ऑक्सीकरण हुआ है, यहां पर क्लोरीन का भी क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। और जिसमें किसी पदार्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ऑक्सीकरण होता है, वे अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सबकी समझ में आया कि नहीं भैया। अगर कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो क्या हो जाता है, धनावेश। ठीक है। और पहले से ही अगर वो धनावेशित है, वो इलेक्ट्रॉन और त्यागे तो क्या होगा, आवेश और बढ़ जाएगा। ठीक है। ऋणावेश है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागे तो उस पर ऋणावेश
घट जाएगा। क्या कर जाएगा? घटेगा। ठीक है बच्चों। जैसे और उदाहरण ले लेता हूं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर पहले से ऋणावेश है, ठीक है। अब ऋणावेश माना 2 है, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीजन। इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। क्या कर दिया? ऑक्सीजन ने, जिस पर ऋणावेश 2 हैं, पहले से 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, माना अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, कितना त्यागा है? 1। तो बताओ ये -2 है, कितना रहेगा? -1 रह जाएगा। 2 ले रखे हैं इसने पहले से ही, इसलिए ऋणावेशित है 2, और इसने 1 त्यागा है, तो ऋणावेश 1 कम होगा। ऋणावेश 2 है तो ऋणावेश क्या रह जाएगा? 1। ठीक है बच्चों। यहां पर ऋणावेश 1 था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो वापस दे दिया, इस पर ऋणावेश बिल्कुल क्या कर गया? घट गया। ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, 2 ले रखे थे, 2 त्याग दिए, तो ऋणावेश बिल्कुल हट जाएगा। ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब हुआ, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ऋणावेश क्या करता है? घटेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागा तो। धनावेश त्यागेगा तो धनावेश का मान और बढ़ जाएगा, और उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो क्या हो जाएगा? धनायन। ये चीजें याद रखने की है। ठीक है बच्चों। ये हुआ आपका कौन? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है बच्चों। तो देखेंगे बच्चों, आगे है अपचयन। अपचयन में, अपचयन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी? तो ये बच्चों इस अभिक्रिया में क्या होगा, यानी वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें, वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई तत्व या कोई परमाणु या कोई अणु या आयन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती है बच्चों? अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण में तत्व, परमाणु, अणु और आयन क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन त्यागते थे। और अपचयन अभिक्रिया में क्या हो रहा है? इस अभिक्रिया में तत्व, परमाणु, अणु या आयन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। यानी जिन अभिक्रियाओं में तत्व, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है बच्चों। उदाहरण के लिए देखेंगे कि किस तरह से परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और उन पर आवेश का मान किस तरह से परिवर्तित होता है। तो देखो बच्चों, जैसे क्लोरीन परमाणु है, इस पर कोई आवेश नहीं है। अगर ये क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो ये किस में बदल जाएगा? ये ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला पदार्थ क्या हो जाता है? ऋणायन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर कोई पदार्थ क्या हो जाता है? ऋणायन हो जाता है। तो यहां क्लोरीन ने क्या किया है? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और ये क्या हो गया? ऋणायन हो गया, ऋणावेशित हो गया। इसी तरह से अगर कोई परमाणु पहले से ही ऋणावेशित है, जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है? पहले से ऋणावेशित है। ठीक है। और बच्चों अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले तो क्या हो जाएगा? जिस पर पहले से ही 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है, माइनस है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया तो इस पर आवेश का मान क्या करेगा? बढ़ जाएगा। ये ऋणावेशित हो जाएगा कितना? 2। ठीक है बच्चों। और यदि
कोई परमाणु क्या है, धनावेशित है। क्यों है धनावेशित ये? क्योंकि इसने किसी को पहले से इलेक्ट्रॉन दे रखा है, धनावेशित है। अगर ये परमाणु इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये क्या हो जाएगा, यह परमाणु उदासीन हो जाएगा, यानी धनावेश नहीं रहेगा, धनावेश घट गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्लोरीन जो उदासीन परमाणु है जिस पर आवेश नहीं है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, वो ऋणावेशित हो गया। ठीक है भैया, MnO4 पहले से ऋणावेशित है, इसने एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया तो उस पर ऋणावेश का मान क्या हो गया है, बढ़ गया है, यानी एक ऋणावेश से क्या हो गया, ऋणावेश 2। इधर सोडियम पहले से धनावेशित है, और कोई परमाणु धनावेशित कब होता है, जब पहले इलेक्ट्रॉन दे चुका है, अब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, जो दिया था वो क्या कर लिया, इसने वापस ले लिया है, तो धनावेश का मान कम हो गया, यानी हो गया उदासीन परमाणु। ठीक है बच्चों, तो जहां पर एक उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित। तो देखो बच्चों, अगर कोई उदासीन परमाणु है, कैसा परमाणु है, उदासीन परमाणु, और अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, क्या करे, ग्रहण, तो वो क्या हो जाता है, वो ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, और यदि कोई पहले से ऋणावेशित है, ठीक है, यानी ऋणायन परमाणु है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ग्रहण कर ले, तो क्या होगा, उस पर ऋणायन का मान क्या करेगा, बढ़ेगा। और अगर पहले से कोई धनायन है, क्या है बच्चों, धनायन जो परमाणु है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो धनायन परमाणु क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, या कह सकते हैं क्या, उस पर धनावेश, धनावेश क्या करेगा, घटेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखो आपने क्या देखा, उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश का मान बढ़ता है, धनायन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो धनावेश का मान घटेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहां पर क्लोरीन का Cl का Cl माइनस में अपचयन हुआ है, MnO4 माइनस का MnO4 -2 में अपचयन हुआ है, और सोडियम धनायन का सोडियम में अपचयन हुआ है इलेक्ट्रॉनों के त्यागने पर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर तीनों परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं ना त्याग रहे, ऊपर Cl है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन त्यागा, सॉरी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, त्याग नहीं रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ग्रहण किया, ऋणावेशित हो गया, यहां पर ऋणायन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ऋणायन और बढ़ गया, यहां पर धनायन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, धनायन है वो घट गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु, अणु, आयन या तत्व इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, वे अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। सीधी सी भाषा है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उनका ऑक्सीकरण होता है, और जो परमाणु पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उनका अपचयन होता है। क्लियर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थों क्या होता है, ऑक्सीकरण, सॉरी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वालों का अपचयन, और इलेक्ट्रॉन त्यागने वालों का ऑक्सीकरण। ठीक है बच्चों, तो अपचयन में पदार्थ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएंगी, अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर हमने ऑक्सीकरण को और किसको पढ़ा, अपचयन को। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों हमारी नेक्स्ट अपक्रिया है रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया मतलब होता है अपोपचय अपक्रिया। यानी इस अपक्रिया में बच्चों अपचयन और ऑक्सीकरण ये दोनों ही अपक्रियाएं हो रही हैं एक साथ। ठीक है, तो रेडॉक्स या अपोपचय अपक्रिया को देखेंगे बच्चों, वह अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और दूसरा पदार्थ एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका ऑक्सीकरण होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका ऑक्सीकरण होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका क्या होता है, अपचयन होता है। यानी जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही अपक्रिया क्या होती हैं, साथ साथ होती हैं, उस अपक्रिया को क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया या अपोपचय अपक्रिया। ठीक है बच्चों, दोबारा से देखेंगे, वे अपक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है व दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है, यानी जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्लियर आया समझ में? यानी वे अपक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसमें एक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होता है, जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है भैया, अब आप देखेंगे उदाहरण समझना है। हमने अपक्रिया पढ़ी विस्थापन अपक्रिया, जिसमें क्या पढ़ा था, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक क्या होता है, ZnSO4 प्लस Cu। यानी कॉपर क्या हो गया, अलग, जिंक ने क्या किया, जिंक ने सल्फेट से क्रिया की और क्या बन गया, जिंक सल्फेट। सही बात है भैया। यानी ZnSO4 क्या बना, ZnSO4, और Cu क्या हो गया, अलग। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप देखो क्या हो रहा है, इसमें CuSO4 Cu में और Zn किस में बदल रहा है, ZnSO4 में। ठीक है बच्चों, तो यहां पर CuSO4 का जो है वो क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। और यहां पर Zn का ZnSO4 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि यहां पर जो कॉपर है Cu है, जब सल्फेट से अलग होगा, बंध टूटेगा, तो Cu जो कॉपर है वो सल्फेट से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए कॉपर का क्या हो जाएगा, अपचयन। ठीक है भैया, और जो Zn है वो सल्फेट से बंध बनाएगा, ZnSO4 बनेगा, तब ये ZnSO4 को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा। अतः यहां क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण। क्या होगा बच्चों, समझना है, CuSO4 में क्या हुआ, Cu अलग हुआ, तो यहां Cu ने क्या किया, SO4 से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो इसका क्या हो गया यहां पर, अपचयन। ठीक है बच्चों, और जो Zn है ये किस में बदल गया, ZnSO4 में। तो यहां क्या हुआ है, इस Zn ने SO4 को क्या दिए हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, त्याग किया इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। बैठा समझ में नहीं बैठा? यानी CuSO4
में से जब अलग हुए बंध टूटेगा तो SO4 को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए कॉपर का क्या हो जाएगा, अपचयन। यहां पर ZnSO4 के साथ बंध बनाएगा, यहां बंध टूटते हैं और यहां बंध जुड़ते हैं, तब ये Zn इसको इलेक्ट्रॉन देगा SO4 को, तो Zn इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है बच्चों, तो यहां पर CuSO4 से Cu का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण, और Zn का ZnSO4 में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, क्योंकि Zn ने क्या त्यागा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो इस अभिक्रिया में बच्चों एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, यानी इसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया क्या हो रही हैं, साथ साथ हो रही हैं, अतः अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ये रेडॉक्स। ठीक है बच्चों, तो जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का क्या होता है बच्चों, अपचयन, वे अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं बच्चों, क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स। तो इस अभिक्रिया के उदाहरण को उतारेंगे और नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों।